हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि श्वेत वसन अपराध के विषय में क्या सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। श्वेत वसन के विषय में ये ए बी सी में जो कहा गया है सही कहा गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि अभ्यस्त अपराधी कौन होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभ्यस्त अपराधी वे अपराधी होते हैं जो लगातार अपराध में लिप्त रहते हैं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि अभ्यस्त अपराधी के संबंध में क्या सही नहीं है। समझ गए, क्या सही नहीं है ये बताना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस एक लाइन बस देख लिया और फिर इसके बाद उत्तर दे दिया, तो कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, हम लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए सावधानी पूर्वक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर उसका उत्तर दीजिए। समझ गए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि अभ्यस्त अपराधी के संबंध में क्या सही नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अभ्यस्त अपराधी होते हैं उनके संबंध में क्या सही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इन अपराधियों को अपराध के दंड का भय होता है, ऐसा सही नहीं है। समझ गए, अभ्यस्त अपराधी जो होते हैं उन्हें अपराध के दंड का भय नहीं होता है, याद कर लीजिए। समझ गए, लेकिन अगर अभ्यस्त अपराधी के संबंध में क्या सही नहीं है ये बताना है तो अपराधियों को अपराध के दंड का भय होता है, ऐसा सही नहीं है। समझ गए, तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। तो भैया सही कब होगा, तो याद रखिएगा अभ्यस्त अपराधी के मन में दंड का भय नहीं होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि रूढ़िगत अपराधी कौन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए बी सी ऑप्शंस में जो कहा गया है वो सारे सही हैं रूढ़िगत अपराधी के विषय में जो कहा गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, रूढ़िगत अपराधी वे होते हैं जो समाज में प्रत्यक्षतः दिखाई देते हैं और जो मारपीट, दंगा, बलवा आदि जैसे अपराध कारित करते हैं और इनके अपराध का सरलता से अभिज्ञान किया जा सकता है। समझ गए, तो ये हैं रूढ़िगत अपराधी। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा कहता है कि व्यापारिक क्षेत्र में, ठीक है, सफेद पोश अपराध की श्रेणी में कौन से अपराध आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो सफेद पोश अपराध की श्रेणी में आते हैं व्यापारिक क्षेत्र में, देखिए कालाबाजारी होता है, फिर जमाखोरी भी होता है और खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, जो व्यापारिक क्षेत्र में सफेद पोश अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये सभी आती हैं, कालाबाजारी, जमाखोरी, खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। ओके, ये सभी। ओके, आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब बना। तो आपको याद रखना है 1986 में बना है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साइबर क्राइम के अंतर्गत, ठीक है, कौन से तथ्य सही हैं ये पूछा है कि कौन से तथ्य सही हैं। समझ गए, तो आपको याद रखना है जो साइबर क्राइम के अंतर्गत तथ्य आते हैं उसमें ए पॉइंट में कहा है, ध्यान से सुनिएगा,
अपराधी की अपराध स्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत तथ्य सही है, समझ गए। ऐसे अपराध को साबित करना कठिन है जो साइबर क्राइम होते हैं। ठीक है, और ये अपराध हैकर्स, अश्लील प्रदर्शन और वायरस और मनी लॉन्ड्रिंग आदि माध्यमों से होते हैं ये साइबर क्राइम। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सीबीआई को अत्यधिक शक्ति देने की वकालत किस समिति ने की? तो आपको याद रखना है बोहरा समिति, बोहरा समिति ने की है। ठीक है, बोहरा समिति याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रेफेल गारफेलो के संबंध में क्या सही है? तो आपको याद रखना है रेफेल गारफेलो जो है वो अपराध शास्त्र की पॉजिटिव विचारधारा के प्रवर्तक थे। सॉरी, ठीक है, क्या थे? प्रवर्तक थे रेफेल गारफेलो, और वह मजिस्ट्रेट, अध्यापक तथा सीनेटर रहे। समझ गए? तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। मतलब ए और बी में जो लिखा है वो रेफेल गारफेलो के संबंध में सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि दंड को विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया? ठीक है, तो आपको ये वाद याद रखना है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मृत्यु दंड से संबंधित वाद इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा मृत्यु दंड से संबंधित यहाँ पर सभी वाद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, मतलब याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, मृत्यु दंड से संबंधित वाद हैं ये जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वाद, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद और रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश वाद। ये सभी मृत्यु दंड से संबंधित वाद हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से, ठीक है, कौन दंड के सिद्धांत हैं? तो याद रखिएगा ये सभी हैं, मतलब प्रतिशोधकारी सिद्धांत ये भी दंड के सिद्धांत हैं, प्रायश्चित सिद्धांत ये भी दंड के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, और प्रतिरोधक सिद्धांत ये भी दंड के सिद्धांत ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दंड इच्छा का एक अनुभाविक प्रश्न है तथा इसका आशय पर्याप्त पीड़ा पहुंचाकर प्रभावकारी भ्रम उत्पन्न करना है। तो यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो आपको याद रखना है ये कथन बेंथम का है। ये कथन किसका कथन है? बेंथम का कथन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि धारा 53 में वर्णित दंडों में से सबसे कठोर दंड कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कठोर दंड जो है वो मृत्यु दंड है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है 1958 में पारित हुआ था अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि परिवीक्षा अधिनियम 1958 की किस धारा में परिवीक्षा अधिकारी का प्रावधान दिया गया है? तो आपको धारा बतानी है। ठीक है, धारा 2 खा में। ठीक है, आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि परिवीक्षा अधिनियम की किस धारा में विहित अभिप्रेत है। तो आपको याद रखना है धारा 2 में। ओके, धारा 2 में, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति क्यों की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों की देखरेख के लिए, याद कर लीजिए, परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति क्यों की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो अपराधी होते हैं, ठीक है, उनकी देखरेख के लिए नियुक्ति की जाती है परिवीक्षा अधिकारी की। समझ गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सदरलैंड ने अपराधियों के उपचार प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। तो जो सदरलैंड जी हैं उन्होंने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अपराधियों के उपचार प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है सदरलैंड जी ने। ठीक है, याद कर लीजिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सदरलैंड ने अपराधी के उपचार की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बताई है। तो आपको याद रखना है ये सभी, मतलब निर्धारण या आवंटन और निदान और उपचार। ठीक है, ये सदरलैंड जी ने बताया है। तो यहाँ पर ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो आपको याद रखना है इन सभी आधारों पर। ठीक है, इन सभी आधारों पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं। या कर्तव्य हैं, तो आपको याद रखना है ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आपको याद रखना है अपराधी के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य हैं, ड्यूटी हैं। अपराधी के बारे में गहन निरीक्षण एवं नियंत्रण करना ये परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य हैं। और अपराधी का विश्वास प्राप्त करके उसका सहानुभूति पूर्वक उपचार करना ये भी परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी जो है परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि परिवीक्षा अनुशासन तथा चिकित्सा की एक विधि है। तो आपको याद रखना है हामद कमिंग्स ने, ए ऑप्शन सही होगा। याद रखना होगा आपको विद्वान का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है पैरोल बोर्ड की व्यवस्था किन प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है इन सभी के द्वारा जो है प्राधिकारी मतलब पैरोल बोर्ड की व्यवस्था की जाती है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, मतलब पैरोल बोर्ड, स्थानीय कार्यकर्ता और पैरोल पर्यवेक्षक। ठीक है, तो इन सभी के द्वारा जो है पैरोल बोर्ड की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हार्ट ने दंड के कितने तत्वों की व्याख्या की है। तो हार्ट जी ने 5 तत्वों की व्याख्या की है। ठीक है, 5 तत्वों की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है,
तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं इनको आप अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और मैं बता देता हूँ, जो पोस्ट देता हूँ आप लोग उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ठीक है, ताकि हमें लगे कि आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम की। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।